अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान अली है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। आज का हमारा लेक्चर है रिसर्च की। हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एसपीएसएस में। हमने थोड़ी बेसिक्स चीज़ें कवर कर ली, बहुत सारी चीज़ें इसमें, डेटा को पुट कैसे करना, डिफरेंट एनालिसिस कैसे करना। अभी हमने रिग्रेशन इस पर रन नहीं किया, वो हम आगे करेंगे इंशाल्लाह विथ अजम्पशंस के। उसको अजम्पशंस के थ्रू कैसे मीट किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि प्राइमरी डेटा के लिए जो एस पी एस एस होता है, दिस इज़ द बेस्ट टू यूज़ एस पी एस एस फॉर प्राइमरी डेटा रिसर्चेज। तो हम उसी को ही एक सीरीज़ बना के हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिग्रेशन रन करने के पहले हम जैसे ही कोई भी क्वेश्चनियर की प्राइमरी डेटा निकालते हैं या प्राइमरी डेटा भी जब हम सर्च करते हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट्स की डेटा कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उससे हम एक सर्वे फिल करते हैं। सर्वे से क्वेश्चनियर बनता है हमारे पास, एंड क्वेश्चनियर को हम इसमें इनपुट करते हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि किस तरीके से हम डेटा को इनपुट कर सकते हैं इसमें एसपीएसएस में। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चनियर की एक सर्वे है जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे मेरी जो पॉपुलेशन टारगेटेड पॉपुलेशन थी उन्होंने फिल किया हुआ है, और डिफरेंट वेरिएबल्स पे उस पर हम रिलायबिलिटी टेस्ट करेंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते हैं, तो जो जस्टिफाई द मॉडल। तो इसलिए पहले हम सबसे पहले कि हम ज़्यादा सैम्पल्स के थ्रू जाएँ पूरी रिसर्चेज के लिए, तो हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर 30 या 30 मोर देन 30 सैंपल उठा के हम पहले उसकी रिलायबिलिटी इंस्ट्रूमेंट की चेक कर लेते हैं, एंड फिर भी हम स्पेसेस पे उसकी रिग्रेशन रन करते हैं, देखते हैं कि क्या अजम्पशंस मीट होते हैं और मॉडल क्या स्पेसिफाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम 30 सैंपल उठा के, मैंने यहाँ पे 30 का सैंपल उठाया हुआ है और मेरे पास करीबन 5 से 6 वेरिएबल्स हैं जिसके मेरे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। किसी के 15 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं। तो मैं उसकी रिलायबिलिटी चेक करता हूँ। मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हैं, कुछ ऑर्डिनल हैं, कुछ नॉमिनल हैं, कुछ अलग अलग काइंड के हैं, ठीक है ना। तो यूजुअली हमारे पास जो रिलायबिलिटी हम टेस्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल्स होते हैं। तो हम रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक एक वेरिएबल की हम रिलायबिलिटी टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, स्केल में जाएंगे एंड रिलायबिलिटी को क्लिक कर देंगे, रिलायबिलिटी एनालिसिस में जाएंगे। यहाँ पे मैंने जैसे देखा तो IS4 का उठाया हुआ था, यहाँ पे मैं वापस इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ से लेकर IS से लेकर आपके पास सारे वेरिएबल्स हैं। ये सारे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डिफरेंट वेरिएबल्स के हैं। करीबन 5 वेरिएबल्स हैं जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं एक एक वेरिएबल के हिसाब से आपको उसके इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि उसकी रिलायबिलिटी क्या होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर देख लूँ कि मेरे पास ये IS की जो है, IS के मेरे पास 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेरे पास IS है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर सेंटीमेंट, एक वेरिएबल, उसके 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब उसकी मैं रिलायबिलिटी टेस्ट करूँ कि क्या ये रिलायबल है या नहीं है। अगर नहीं है इसकी रिलायबिलिटी, वो एक बेंचमार्क से सेट से नहीं हो, मतलब उस बेंचमार्क पे नहीं है, तो फिर हम उसको डेटा में इंक्लूड नहीं करेंगे या अपने मॉडल से निकाल देंगे, क्योंकि फिर वो मसला करेगा मॉडल में। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही अपने इसको सिलेक्ट करके इन कर दिया तो फिर आप स्टैटिस्टिक्स में चले जाएंगे, आइटम्स, स्केल एंड स्केल इफ़ आइटम्स रिलेटेड एंड कोरिलेशंस। ठीक है, तो ये स्केल इफ़ आइटम रिलेटेड ये जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत काम वाला फंक्शन है। तो मैं इसको डिस्क्रिप्टर्स को मैंने चेक इन कर दिया है एंड मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल मैंने अल्फ़ा को सिलेक्ट किया हुआ है। अल्फ़ा क्रोन बेच अल्फ़ा टेस्ट में टेस्ट चेक कर रहा हूँ इसकी, ताकि मुझे रेटिंग का पता चले कि क्या है उसकी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे करीबन 30 सैम्पल्स हैं, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रिलायबिलिटी स्टेटिस्टिक्स है, मेरे पास कितने आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं मेरे पास। मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था करीबन कितनी है, 0.576 मेरे पास आ रही है इसकी क्रोन बेच अल्फ़ा। मैं आपको बाद में इसको स्पेसिफाई करता हूँ कि ये सही है या गलत है। मैं नीचे चला जाता हूँ, आपको आइटम वाइज मैं दिखा देता हूँ कि इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। आप देख सकते हैं इसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को, ये रहा इसका मीन और सैंपल। हमने क्योंकि स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है कि IS जो हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट है उसकी ये मीन है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, उसका सैंपल साइज़ 30 है। ठीक है, और इंटर कोरिलेशन में आपस में क्या कोरिलेशन है, IS1 का IS1 से 1 है, मीन्स 100% कोरिलेटेड कर रहे हैं।
ठीक है। एंड IS1 का IS2 से 0.264 या 26.4% रिलेशनशिप है, ठीक है। देयर एसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये हम कहाँ से कोरिलेशन चेक कर सकते हैं, इंटर टोटल स्टैटिस्टिक्स भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको हम बाद में देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे पास एक्चुअल में जो काम वाली चीज़ होती है, ये होती है लायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की जो टेबल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आई है 57.6, मीन्स 57.6% जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट्स की लायबिलिटी आई है। तो ये क्या सही है या नहीं है? तो रूल ऑफ थंब हम देख लेंगे। रूल ऑफ थंब क्या बोलता है कि ये हमारा रूल ऑफ थंब आप देख सकते हैं। रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर आपकी अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9 आ रही है तो वो एक्सीलेंट है, दैट्स द बेस्ट, ठीक है। 0.8 या 0.9 से कम या 0.8 के बीच में आ रही है तो फिर गुड है। एंड 0.7 या 0.7 से लेकर 0.8 तक है तो फिर वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास क्रोनोमीटर का टेस्ट 0.7 या 7 से ज़्यादा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना रिजेक्ट कर देंगे। फिर जितनी ज़्यादा होगी फिर गुड या एक्सीलेंट हो गई। अगर उससे कम है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.6 एंड 0.7 के बीच में आ रही है तो क्वेश्चनेबल है, मीन्स इसमें कुछ मसला है, इसको हमें ठीक करना है। एंड अगर 0.5 और 0.6 से आ रही है तो मतलब बहुत ज़्यादा पुअर है। अगर 0.5 से हम कम भी बोलेंगे तब पुअर भी है एंड अनएक्सेप्टेबल भी है, ठीक है। तो 0.6 तक फिर भी हमने एक अंदाज़ा हम सही बोल देते हैं कि ठीक है। लेकिन अगर 0.5 से भी कम आ रही है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को निकाल के देखेंगे कि क्या क्या आती है हमारे पास इसकी क्रोनोमीटर की वैल्यू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीबन 57.6% क्रोनोमीटर अल्फा टेस्ट है, तो मीन्स 50 से ज़्यादा है लेकिन पुअर है, बहुत ज़्यादा है ना, क्वेश्चनेबल है यहाँ पे। तो क्वेश्चनेबल या पुअर में बोलूँ तो फिर वो उसको ठीक कैसा किया जाए, तो ये जो नीचे वाली जो टेबल है हमारे पास आइटम्स टोटल स्टेटिस्टिक्स या इंटर तो ये जो होती है हमारे पास वो क्या करती है कि वो इंटरचेंजेबल होती है। मतलब हम क्रोन बेज अल्फ़ा को इस तरीके से मैं डिफ़ाइन करूँ कि ये हमारे पास एक एक वेरिएबल को अगर मैं निकालूँ या एक एक इंस्ट्रूमेंट को मैं उससे मॉडल से या उस वेरिएबल से निकाल दूँगा तो फिर क्या बनेगी उसकी क्रोन बेज अल्फ़ा की वैल्यू, तो वो ये स्पेसिफाई करती है, ठीक है। मैं ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं। अगर मैं आइटम 1 IS1 निकाल दूंगा तो ये करीबन हो जाएगी 0.512, मीन्स और भी कम हो जाएगी। एंड IS2 को अगर मैं निकाल दूँ तो इसकी वैल्यू कहाँ पर हो जाएगी, 0.501 तक आ जाएगी। एंड अगर IS4 को मैं निकाल दूँ तो 0.56, मतलब इसमें से एक भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो मैं उसको निकालूँ तो उसकी क्रोन बेज अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो मैं अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको नहीं निकालूंगा, इसको लीव कर दूंगा इसी पे, क्योंकि इससे ज़्यादा इसकी नहीं हो सकती। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और मॉडल दिखा देता हूँ आपको कि अगर मेरे पास के कोई और वेरिएबल हो तो फिर क्या होता है। हम सीधा वापस जाते हैं एनालाइज पे एंड स्केल में चला जाता हूँ एंड रिलायबिलिटी एनालिसिस में चला जाता हूँ। मैं IS को निकाल के वापस रख देता हूँ एंड यहाँ पे अभी मैं OC1 और OC लेकर ये 8 इंस्ट्रूमेंट उठा देता हूँ, किसके, ओवर कॉन्फिडेंस के। मेरे पास ओवर कॉन्फिडेंस वेरिएबल जिसके 8 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैं बाकी सारी स्टेटिस्टिक्स को सेम रखता हूँ जिसमें मैंने पहले रखा था, अल्फ़ा टेस्ट को स्पेसिफाई करके मैंने ओके कर देता हूँ। यहाँ पे सेम 30 सैम्पल्स आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स 8 हैं मेरे पास। अब मैं नीचे की ये क्रोन बेज अल्फ़ा टेस्ट देख लेता हूँ, वो भी आ रही है अभी 57.6, मीन्स 57.6%। ये भी क्वेश्चनेबल है, पुअर है बहुत ज़्यादा ना। तो इसको अब ठीक करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास 56.7% आ रही थी, ठीक है, वो पहले वाली है। अब ये देखें 78.67 क्या आ रही है हमारे पास, दिस इज अदर रिलायबिलिटी, ठीक है। तो मतलब हमने जो नेक्स्ट वाला जो अभी ओवर कॉन्फिडेंस वाला निकाला वो कितना आ रहा है, 78.7%। ये एक्सेप्टेबल है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी है ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको और अच्छा करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि और अच्छी हो इससे, तो फॉर एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये एक वेरिएबल है,
ये देखें, अगर मैं OC1 को क्रोन पेज अल्फ़ा एफ आइटम इफ डिलीटेड, इसका मतलब जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, इसका मतलब ये है कि अगर मैं OC1 को निकाल दूँ मॉडल से तो ये करीबन कितने हो जाएगी 81.4। ठीक है, तो मीन्स बहुत अच्छी बन जाएगी। मतलब इसका कि OC1 जो है इतना ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी उसकी कम कर रहा है, मॉडल को इतना अच्छा नहीं बनाएगा, वो ख़राब कर देगा मॉडल को। इसलिए मैं क्या करता हूँ, वापस से एनालाइज में जाता हूँ। जब भी यहाँ पे तो हमारे पास जो है क्रोन बेच अल्फ़ा की जो टेस्ट आई है वो बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट आई है, तो इसलिए हम नहीं निकालेंगे। जब भी हम रिसर्च करेंगे तो इसको हमें ज़रूरत नहीं है निकालने की। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मॉडल की जो एक्सेप्टेबल वैल्यू 0.7 से कम आ रही है किसी भी टाइम, तो हम क्या करेंगे, इसी टेबल को हम आइटम टोटल स्टेटस को देख के और ये इफ डिलीटेड वाला आइटम को देख के हम क्या करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी को जो अजम्पशन है 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए, हम उसको अकम्प्लिश करेंगे। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा, ये बोल रहा है कि OC1 को रिमूव कर दो तो 0.81% आ जाएगा। ठीक है, तो मैं OC1 को निकाल देता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हैं मैंने निकाल दिया। अब मैं रन करता हूँ तो अब और नीचे आ गई होगी इसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 81.4% आ गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पे 81% आ चुकी है आपकी वैल्यू। ये 7 आइटम्स हो गए अभी। और अगर आप देखना चाहें तो ये सारी चीज़ें अपने आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है इसका एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और ये क्रोन बेच अल्फ़ा हमें रिलायबिलिटी बताती है इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक है, तो अगर मतलब जो जब भी हम वो वेरिएबल हम रिमूव करेंगे या वो इंस्ट्रूमेंट वो आइटम हम डिलीट करेंगे जिससे क्रोन बेच की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट आए। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी पूरी ओवरऑल 0.6 आई है एंड एक या दो इंस्ट्रूमेंट्स को रिमूव करने से मेरी करीबन 0.7 या 0.75 आ जाती है, तो फिर मैं उन दोनों को इंस्ट्रूमेंट्स को निकाल दूँगा एंड उससे उसको रिप्लेस कर दूँगा अगर मेरे पास सैम्पल साइज इनफ है तो। अदरवाइज़ तो फिर तो अगर मैं नहीं निकाल सकता तो फिर मेरी बहुत मतलब मैं ट्राई करूँगा कि इससे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स लेके आऊँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स की रिलायबिलिटी नहीं होती तो फिर वो मॉडल को ख़राब करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक कि आपको रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू रन रिलायबिलिटी इन SPSS आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।